आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कोशिका यानी सेल के बारे में। तो बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। कोशिका यानी कि सेल। अब सेल क्या है? तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। अगर इसका हम बायोलॉजिकल नाम देखेंगे तो बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो। और अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सेलुला यानी लैटिन भाषा में एक शब्द है सेलुला, जिससे सेल की उत्पत्ति हुई है। कोशिका का अध्ययन जिस विज्ञान के तहत किया जाता है उसे साइटोलॉजी बोला जाता है। अच्छा, बात करी जाए इसकी खोज की, तो सबसे कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी, लेकिन इन्होंने ये मरी हुई कोशिका खोजे थे। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो एंटीवान लीवेनहक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। भैया इस असुरे तो खोज के चले गए। इन्होंने कार्क की पतली सीट में खोजा रॉबर्ट हुक ने, और एंटीवन लॉयवन हुक ने तालाब के जल में देखा था। अब इनके खोजने के बाद हुआ क्या कि एक और है स्लाइडेन और स्वान, या स्लाइडेन और स्वान ने क्या दिया? कोशिका का सिद्धांत दिया। तो स्लाइडेन और स्वान ने 1838 से 39 ईस्वी में इन्होंने सिद्धांत दिया, और सिद्धांत में इन्होंने बताया कि कोशिका शरीर की रचनात्मक इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई होती है, क्योंकि जीवन संबंधी सभी प्रक्रियाएं कहाँ से होती हैं? कोशिकाएं से ही होती हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन होता है और नई कोशिकाएं बनती है। हालांकि कोशिका विभाजन के बारे में स्लाइडेन और स्वान ने नहीं बताया, सबसे पहले बताया था रालोड बिर्चो ने बताया कोशिका विभाजन के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा के गैलीसिप्टिकमा की। अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, यानी ऑस्ट्रिच एग की जो कोशिका होती है वह सबसे बड़ी होती है। और मानव में अगर बात किया जाए तो मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है मेल के स्पर्म यानी शुक्राणु की। अगर मानव में सबसे बड़ी बात की जाए तो मानव में सबसे बड़ा होता है फीमेल के ओभम यानी अंडाणु की। अच्छा, बड़ा छोटा होने के बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि लंबी कोशिका लंबी किसकी होती है। देखिए, बड़ा और लंबा में अंतर होता है। बड़े और लंबे में अंतर कैसे? जैसे हम बोलेंगे कि लाल किला क्या है? बहुत बड़ा है। लेकिन कुतुब मीनार ससुरा का है, कुतुब मीनार बहुत लंबा है, ना कि बड़ा। तो लंबी की अगर बात करेगा तो तंत्रिका तंत्र यानी ब्रेन के न्यूरॉन्स में जो कोशिका होती है वह क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। ठीक है, अब जहां यहां तक आए हैं तो हम लोग कुछ और देखते हैं कि विभाजन रहित और तेज विभाजन किस कोशिका का होता है। विभाजन रहित कोशिका किसकी होती है? तो न्यूरॉन्स की ही होती है, यानी जो ब्रेन के अंदर दिमाग के अंदर कोशिका होती है, कोशिका में विभाजन नहीं होता है। और सबसे तेज विभाजन की बात करेगा तो लीवर की, यानी सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो सबसे तेज कोशिका विभाजन होगा लीवर में। यानी अगर कोई मान लीजिए कौनो आपको अगर चक्कू वक्कू मारने आए तो दाई साइड का पेट आगे कर दीजिएगा, तो उससे क्या होगा? उधर लीवर होता है, अगर वहाँ पे आपको चोट लगती है तो बचने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अब विभाजन रहित कोशिका होती है। अब भैया जो सर होता है, सर में क्या होती है? कोशिका में विभाजन होता ही नहीं है। अब कोशिका विभाजन नहीं होगा, नई कोशिकाएं नहीं बनेंगी, तो जो चीज़ एक बार खराब हो जाएगी वह ठीक नहीं होगी। अगर कोनो व्यक्ति या कोई आपके सर में बढ़िया हुमच के मार देता है, अगर खींच के कस के मार देता है, और मान लीजिए आपका सर ऊपर वाली जो चमड़ी होती है बाल वाल से हटते हुए सीधा अंदर भेजा जिसको बोलते हैं वहां तक जाके अगर ये टच करता है आपके न्यूरॉन्स को, तो वहां पे कोशिका विभाजन होना संभव नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में आप पक्का गजनी तो बन ही जाएंगे। गजनी मूवी देखे होंगे तो उसमें देखिए उसकी बार बार याददाश्तें चली जाती है, क्योंकि ब्रेन के अंदर एक बॉडी पार्ट होता है मेम्ब्रेन, अगर वह डैमेज हो जाता है यानी न्यूरॉन्स तक अगर पहुंच जाती है आपकी चोट, तो फिर कंफर्म है कि आप जो है गजनी बने घूमे फिरेंगे। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने भी रूल लगा रखा है कि ये बाइक चलाते समय हेलमेट वगैरह पहन के चलें अच्छे से, क्योंकि उसको पता है कि एक बार बाकी जगह चोट लगने से तो ठीक हो सकती है, लेकिन दिमाग में अगर चोट लगी आपके सर में तो ठीक होने वाला नहीं है। अब जैसे देखिए कोशिका इकाई की बात करते हैं, तो अगर हम लोग जैसे घर, किसी का घर बनता है तो सबसे पहले वह क्या लेके आता है? ईंट पत्थर वगैरह लेके आता है। फिर काफ़ी सारी ईंट पत्थर को इकट्ठा करके क्या बना लेता है? दीवार। और कई सारी दीवालों को अगर हम लोग मिला देते हैं तो एक रूम बन जाता है, एक कमरा। कई कमरे को अगर हम मिला देते हैं तो बन जाता है पूरा का पूरा घर। तो इसी हिसाब से हमारा क्या है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई
क्या होती है? कोशिका। यानी ढेर सारी कोशिकाओं को मिला देंगे तो बन जाएगा ऊतक यानी टिश्यू, और ढेर सारे टिश्यूज को इकट्ठा करके मिला के बना देंगे तो बनेगा अंग, और कई सारे अंगों से मिलके क्या बन जाता है? हमारा शरीर बन जाता है। तो इतनी बात समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में कोशिका किससे मिलके बनी हुई है। तो भैया अब हम समझते हैं कि कोशिकांग यानी सेल ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। कोशिका में उपस्थित कुछ विशिष्ट घटक, जो विशिष्ट घटक उपस्थित होते हैं कोशिका के अंदर, उन्हें ही बोला जाता है कोशिकांग। अब वो विशिष्ट घटक कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम दो चीज़ों के बारे में जानेंगे, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। तो अब यह पाई कहाँ जाती है? तो यह पाई जाती है पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे, और जंतुओं का मतलब होता है जैसे हम आप हो गए जंतु, जानवर हो गए, इंसान मनुष्य वगैरह सब, ये सभी किस किस श्रेणी में आते हैं? तो जंतु की श्रेणी में आते हैं। अगर बेसिकली एक अंतर समझना चाहें तो पादप ऐसे समझ सकते हैं जो एक ही स्थान पर खड़े रहकर हिल डुल सकते हैं, और जो मोशन कर सकते हैं, थोड़ा कहीं आ जा सकते हैं, वो उन्हें हम लोग जंतु की श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं भैया कि कोशिका झिल्ली बनी किससे होती है। तो इसका निर्माण तीन परतों से हुआ है, तीन परतों से मिलकर बनी होती है, जिनमें ऊपर और सबसे लास्ट यानी पहली और तीसरी परत किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, और बीच वाला हिस्सा बना होता है लिपिड या वसा का बना होता है। और इस झिल्ली करती क्या है? तो इस झिल्लिया के अंदर सारे कोशिका के सभी अवयव, यानी जितने भी कोशिका के अंदर अवयव या जितने भी अंग भरे होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? कोशिका के अंदर ही उपस्थित रहते हैं, इसी झिल्ली में क्या होते हैं? उपस्थित रहते हैं। इसका कार्य क्या होता है कि कोशिका के अंदर आने वाले एवं अंदर से बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है, अर्थात मॉनिटरिंग का काम करता है। मतलब कि कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, इन सभी के ऊपर लगाम लगाने का काम किसका होता है? कोशिका झिल्ली का होता है। तो झिल्ली, तो अरे बेसिकली ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मार्केट जाते हैं हम लोग सब्जी लेने, तो सब्जी लेने के लिए क्या होता है? थैला पकड़ के रखते हैं, तो थैलुआ के अंदर क्या करते हैं? तनिक मिर्च, तनिक आलू, तनिक धनिया, सब लोग इकट्ठा करके उसे झिल्लिया में रख लेते हैं। और वैसे ही झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली, जिसमें क्या होते हैं? कोशिका के अंदर जितने भी अंग उपस्थित होते हैं सब इसी की झिल्लिया में पैक रहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग आलू लिए, ज़्यादा लिए, और एक ही झिल्ली के अंदर हम लोग ज़्यादा भारी सामान रखने लगते हैं, तो झिल्ली के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ज़्यादा ही उसमें भरते चले जाएंगे तो क्या होगा? झिल्ली फट जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? उसे बचाने के लिए या सेफ्टी देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके एक और झिल्ली लगा देते हैं, मतलब दोहरी लेयर का प्रोटेक्शन दे देते हैं। तो अब देखते हैं कि कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल क्या होती है। जो दूसरी भित्ति लगी जो होती है, दूसरी झिल्लियां उसके ऊपर लग जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। यह पाई कहाँ जाती है? तो ओनली इन प्लांट सेल में पाई जाती है, केवल और केवल जो पौधे होते हैं उन्हीं में यह कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब क्यों पाई जाती है भैया? तो जानवर वानवर को देखिएगा, वो पेड़ के पास जाता है तो ऐसे अपना सींगी उंगी रगड़ के क्या करता है? बढ़िया पेड़ की छाल में घिसने लगता है, घिसना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे इंसान वगैरह हो गए, किसी से बतिया उतिया रहे हैं तो गए अपना पैर लेके मझाए पड़े हुए हैं, उसी में ले ठका मारे पड़े हुए हैं। तो भगवान तनी होशियार था, उसने क्या किया था? पेड़ के बाहर जो है एक दूसरी लेयर बना के दिया कि पेड़ पौधों को जो है अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें कि भैया अगर हमसे पूछेगा कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी है, तो हम बताएंगे कोशिका झिल्ली क्या होती है? तीन लेयर से बनी होगी है। अगर सिंपल शब्दों में पूछेगा तो हम उसे बता देंगे कि प्रोटीन की बनी होती है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो भैया सेल्यूलोज का बना होता है। अभी सेल्यूलोज क्या होता है? इसे जितने कागज बनते हैं, अभी कागज है तो इस सेल्यूलोज का बना हुआ है। कपड़ा, कपड़ा के साथ साथ जो पैसा वाली नोट होती है, गांधी जी जिस पे बने होते हैं, वो नोट भी किसका बना होता है? सेल्यूलोज ही का बना होता है, ठीक है। अगर बात करें सेलुलोज का, तो हम लोग सेलुलोज खा के पचा नहीं सकते हैं, सेलुलोज खा के पचा नहीं सकते हैं। सेलुलोज खा के पचाने का काम सिर्फ जानवर ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है जो कि हम लोगों के अंदर नहीं पाया जाता है। अब कौन सा अंग पाया जाता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे तब। अभी कोशिका भित्ति करती क्या है? तो कोशिका भित्ति क्या करती है? कोशिका को निश्चित आकार देती है, सुरक्षा प्रदान करती है। निश्चित आकार आकृति के साथ साथ क्या करता है? पेड़ पौधों को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। अब यही जरा जानने वाली बात होती है कि जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है, जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और कवक की कोशिका भित्ति बटी होती है काइरिन की।
तो अगर पूछेगा कि पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति तो सेलुलोज, जीवाणुओं की पूछेगा तो पेप्टिडोग्लाइकेन, और कवक की पूछेगा तो कायरिन, और पादप झिल्ली की परत किसकी बनी होती है तो प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, इतनी बात समझ लें। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, कुछ विशिष्ट अंगों के बारे में देखते हैं कि अब एक्चुअल में कोशिका के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों में सबसे प्रथम मुख्य अंग क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों में से मुख्य अंग क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हिंदी में हम लोग सूत्रकणिका बोलते हैं। तो खोज की बात करेगा, खोज किसने की है तो खोज इसकी की है अल्टमैन ने। अभी माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, तो जब हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो श्वसन के दौरान क्या होता है, शरीर के अंदर एक केब्स चक्र चलता है। श्वसन कैसे, हम लोग पहले अपनी नाक से क्या होता है कि सांस खींचते हैं वायुमंडल से बाहर अपने अंदर, तो जो हमारे अंदर लंग्स यानी फेफड़े होते हैं, ये फेफड़ा टंकी का काम करता है जिसमें स्टोर करके रखता है। और वायु कोष्ठक होते हैं अंदर अंदर यही फेफड़े के अंदर वायु कोष्ठक होते हैं, जहाँ से क्या होती है ऑक्सीजन, तो जो ब्लड होता है हमारे शरीर के अंदर, ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन, अब ब्लड के अंदर उपस्थित हीमोग्लोबिन करता क्या है कि वहां से ऑक्सीजन खींच के पूरी बॉडी की एक एक कोशिकाओं तक लेकर जाता है। और कोशिका के दौरान होता क्या है, जो ऑक्सीजन जब जाती है बॉडी के अंदर, तो उसी ऑक्सीजन से जो शरीर के अंदर उपस्थित ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, वह ऑक्सीजन से क्रिया करके बना क्या लेता है, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। तो इसी चक्र को हम लोग क्या बोलते हैं, केब्स चक्र। चलता कहाँ पे है, तो शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या निकलती है, ऊर्जा, 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है। यानी 38 एटीपी किसके बराबर होती है, तो 38 एटीपी ऊर्जा एक ग्लूकोज के अणु के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो ऊर्जा निकलती है, तो यही ऊर्जा हम लोग क्या करते हैं, खाने में, पीने में, बोलने में, किसी से लड़ने में, किसी का कपार फोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न पूछता है कि भैया कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है। एक और पूछ लेता है कि कोशिका की आंतरिक दीवार को क्या बोला जाता है, तो आंतरिक दीवारों को हम लोग बोल देते हैं क्रिस्टी। और ये एटीपी क्या है, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो बोलते हैं ऊर्जा का सिक्का। ऊर्जा का सिक्का अगर पूछेगा तो एटीपी, और पावर हाउस पूछेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑक्सी श्वसन क्या था, ऑक्सी श्वसन होता है मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा यानी एटीपी ऊर्जा में टूटना ही क्या कहलाता है, ऑक्सी श्वसन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो बना दिया ऊर्जा, अब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने के बाद ससुरा ट्रांसफर करने वाला काम किसका होता है। अब जैसे समझिए, मान लीजिए कि ये पूरी आपकी बॉडी है, ये पूरी बॉडी के अंदर अब हर जगह कोशिकाएं से मिलकर बनी होगी, यहाँ भी कोशिका होगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, पूरे में कोशिका छिपी होगी। ठीक है, तो कोशिका, मान लीजिए यहाँ की कोशिका लगातार कोई काम कर रही है और ये थक गई, तो ई वाली कोशिका इसको यहाँ तक ऊर्जा कैसे देगी, तो यहाँ से यहाँ तक ऊर्जा लाने का भी तो काम किसी न किसी का होना चाहिए। तो भगवान तनी बहुत होशियार था तो उसने क्या बना दिया, कोशिका के अंदर एक ठो गाल्जी बॉडी बना दिया। गाल्जी बॉडी यानी परिवहन, जैसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़े बड़े ट्रक या डंपर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही शरीर के अंदर एनर्जी ट्रांसफॉर्म का काम करता है। तो गाल्जी बॉडी क्या करता है, ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवहन करता है। तो गाल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, तो कैमिलो गाल्जी, इन्होंने अपने ही नाम पर इसको गाल्जी बॉडी कर लिया। ठीक है, गाल्जी बॉडी कैमिलो गाल्जी ने खोज किया। गाल्जी बॉडी शरीर के अंदर जो कोशिका के अंदर उपस्थित होता है, कार्य इसका क्या होता है, परिवहन करना, यह ट्रांसफर करता है। अब जैसे समझिए, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और लगातार हाथ से अपने काम किए जा रहे हैं, यहाँ से अगर इतना शरीर का हिस्सा लगातार काम किए जा रहा है तो ये थकेगा, यहाँ पे ऊर्जा की कमी होगी, तो शरीर के अन्य अंगों से यहाँ तक ऊर्जा लाने का काम कौन करेगा, तो ये गाल्जी बढ़िया करता है। तो गाल्जी बढ़िया क्या करेगा, यहाँ से पूरी ऊर्जा स्टोर करेगा, ये लाओ 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 लाओ, ला जाके कहाँ दे देगा, इसको दे देगा कि ले भैया ले, तो का ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब ऐसा नहीं करेगा तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि अगर ये यहाँ तक की ज़्यादा हो जाए, जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, काम करते टाइम क्या होगा कि ऐसा तो कभी नहीं होता कि आपका एक हाथ थक जाए और दूसरा वाला हाथ बोले कि अभी हम थके नहीं हैं, या फिर एक पैर थक जाए और दूसरा वाला पैर बोले कि भैया अभी तो हम ना थके, अभी तो हम और दौड़ेंगे। तो यही शरीर के अंदर बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, गाल्जी बॉडी। अगला टॉपिक यानी अगला पॉइंट हमारा क्या है, रसधानी यानी वैक्यूल्स।
अब ये वैक्यूल्स या राजधानी क्या होती है, तो इसका काम क्या होता है, जल संग्रह करना। और जल संग्रह यानी शरीर के अंदर लगभग 65% जल कौन स्टोर करके रखा होता है, यही राजधानी यानी वोकल्स स्टोर करके रखी होती है, ठीक है। अच्छा, 65% का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई 100 किलो का आदमी है तो उसके शरीर के अंदर कितना 65 लीटर पानी होगा। तो अभी ससुरा 65 लीटर पानी उसके अंदर गया कैसे, तो वो पिया नहीं है, पेट में नहीं है उसके अंदर पनिया, ये सारा का सारा पनिया उसके पेट में नहीं भरा है, ये कोशिकाओं में भरा हुआ है। कोशिका मतलब ये जैसे पूरे हाथ के अंदर जो कोशिकाएं होंगी पूरे के पूरे कोशिकाओं में भरा हुआ है, ठीक है। 65, अब पेट के अंदर मुख्यतः दो ये 3 लीटर पानी होगा। पूरा का पूरा पनिया कहाँ भरा होता है, कोशिका यानी रसधानी में, वैक्यूल्स के अंदर भरा पड़ा होता है। तो कार्य इसका क्या हो गया, जल संग्रह करना। तो पादप यानी पेड़ पौधे बड़े होते हैं, तो जब बड़े होते हैं तो उसमें वैक्यूल्स का आकार भी क्या होगा, बड़ा होगा। और जब बड़े हैं तो उनकी संख्या क्या होती है, कम होती है, यानी एक ही दो होते हैं, ठीक है। और जो पेड़ पौधों में होती हैं, पादपों में वैक्यूल्स क्या होती है, कोशिकाओं का लगभग 90% स्थान कवर करके रखा होता है, कौन, वैक्यूल्स यानी राजधानी। जंतु में क्या होता है, तो जंतुओं में इसका आकार तो छोटा होता है, और छोटा होने के कारण इसकी संख्या क्या होती है, ज़्यादा। एक थैली के अंदर आप लोग बड़ा बड़ा ईंट पत्थर डालिएगा तो 2-4 गो आएगा, लेकिन अगर वहीं पे छोटी छोटी संख्या में कंकड़ पत्थर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या में आ जाएंगे। तो पादपों में आकार बड़ा होगा इसलिए उसकी संख्या क्या होगी, कम। और जंतुओं में आकार तो छोटा होगा लेकिन संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो पूछेगा राजधानी का काम क्या होता है, तो जल संग्रह करना, ठीक है। अब पादप कोशिकाओं की राजधानियों में ही क्या होता है, कोशिका द्रव्य भी भरा रहता है। और ये कोशिका द्रव्य करता क्या है कि कठोरता प्रदान करता है, कठोरता यानी पेड़ पौधों को कठोरता प्रदान करता है। हार्डनेस किसके कारण आती है, इसी के अंदर जो भरा हुआ है कोशिका द्रव्य भरा रहता है। वैक्यूल्स में ही पौधों के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, जैसे अमीनो अम्ल हो गया, शर्करा हो गया, कार्बोनिक अम्ल हो गया, प्रोटीन वगैरह, ये सब क्या होता है, वहीं पर उपस्थित रहता है, ठीक। और समझिए कि ये करता क्या राजधानियां, तो ये जो सिंगल सेल होते हैं यानी एक कोश की जीवों में यह उत्सर्जन का काम भी करता है, जो सिंगल सेलुलर होते हैं। तो आइए हम अगला टॉपिक अपना देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। हम लोग अंतः प्रदब्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है, जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने देखा था कि ईंट दीवार कमरा बन के घर बना था, तो घर के अंदर क्या होता है, पिलर देने का काम होता है, पिलर्स। तो कोशिका के अंदर पिलर्स का काम कौन करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह क्या करता है, आंतरिक सहायता करता है कोशिका का आंतरिक कंकाल बनाने में। आंतरिक कंकाल का मतलब समझिए, जैसे कोशिका को अंदर से मजबूती प्रदान करने का काम कौन करता है, तो अंतः प्रदब्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पूछेगा कितने टाइप का होता है, तो भैया ये 2 प्रकार का होता है, एक स्मूथ ईआर होता है और रफ ईआर। अब स्मूथ और रफ दोनों के बारे में अच्छे से समझते हैं। ये रहा आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक साइड स्मूथ है, एक साइड रफ है। इसे बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी स्मूथ का मतलब समझ सकते हैं हम लोग, चिकना, एकदम चिकना फिसला टाइप का, ठीक है। तो इधर फिसलने वाली चीज। और रफ रफ काहे लिए होता है, तो भैया इसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम, ये जो छोटे छोटे बूंदिये में देख रहे हैं धब्बा टाइप का, ये राइबोसोम होता है। इसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम। राइबोसोम के कारण ये क्या होता है, थोड़ा खुरदरा टाइप का दिखता है। अब हम लोग पता है कि राइबोसोम क्या करता है भैया, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो यानी जो इसका रफ वाला पोर्शन होगा, रफ वाला एरिया, अब देखिए रफ वाला एरिया क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करता है। और जो एकदम चिकना है, चिकना एरिया, ये वाला हिस्सा जो चिकना है, यह किसका निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। वैसे भी देखिए, अगर घर के अंदर जो तेल होता है वो एकदम चिपचिपा और चिकना ही भरा होता है। जैसे घी वगैरह देखेंगे तो एकदम फिसलन, एकदम स्मूथ टाइप का होता है। तो हम समझ लेंगे कि जो स्मूथ होगा वो क्या बनाएगा, एकदम चिकनी चीज। फिसलन से याद रखेंगे, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, ये सभी चीजों में वसा पाया जाता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब क्या होता है, राइबोसोम, तो वो बनाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और वैसे भी पता है कि प्रोटीन क्या होता है, लगभग लगभग सारी चीजें, लगभग लगभग समस्त चीजें किससे मिलकर बनी होती हैं, प्रोटीन से। तो मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का तो बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है, ये है। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप लोगों को अंतः प्रदब्य जालिका तक समझ आ गया होगा अच्छे से कि भैया काम क्या होता है, आंतरिक सहायता यानी ढांचा देना। प्रकार कितने होते हैं, तो 2 प्रकार का होता है, स्मूथ ईआर और रफ ईआर। स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट, इधर बनता है कार्बोहाइड्रेट और वसा। और रफ होने का कारण सिर्फ कुछ नहीं होता, रफ होने का कारण यही होता है कि इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। और यही राइबोसोम है किसका निर्माण कर देते हैं, प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। तो इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो आप लोग चाहेंगे तो इसका वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अच्छे से। अब भैया अगला टॉपिक है हमारा तारक का यानी सेंट्रोसोम क्या होता है। तो सेंट्रोसोम की खोज तो की थी बोबरी ने।
बोबरी ने की थी। नाम थोड़ा अजीब है, भोबरी। जितने भी नाम देखेंगे अब हिंदुस्तान के थोड़ी ना है कि राम कुमार, श्याम कुमार, घनश्याम कुमार रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे। खोज किसने की थी? तो बोबरी ने की थी। केवल कहाँ पाया जाता है? तो केवल यह जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। कार्य इसका क्या होता है? कोशिका का विभाजन करना। बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है कोशिका का विभाजन करना। इसी के द्वारा नई प्रजाति का निर्माण होता है। यह हम लोगों के अंदर विकास होता है। विकास, जीवों के अंदर विकास कोशिका विभाजन के द्वारा ही होता है। वृद्धि का काम तो सेंट्रोसोम वही काम करता है, कोशिका विभाजन का। तो पादपों में देखिए केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तो अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया पादप में इसका मतलब कोशिका विभाजन नहीं होता? तो होता है भैया। पादप में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। बहुत छोटे अगर पेड़ पौधे होंगे, बहुत छोटे पेड़ पौधे, तो उनमें सेंट्रोसोम पाया जाएगा। लेकिन जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं उनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो वहां पे किसके द्वारा होता है? तो वहां पे पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है, ठीक है। सेल प्लेट के द्वारा होता है। मस्तिष्क में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। मस्तिष्क में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसीलिए मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता, यानी चोट लगने पर ठीक नहीं होगा जल्दी से। अब इसके अंदर क्या होता है? एक दो कणों जैसी संरचना होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिट्रियोल बोलते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे कणों की संरचना होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिट्रियोल। अभी तारक कैवय क्या करता है? कैंसर का कारण बन जाता है। देखिए तारक काय का काम क्या होता है? कि कोशिका का विभाजन करना, और बहुत स्पीड से अगर कोशिका का विभाजन कर दिया तो वही एक बीमारी कहलाती है कैंसर। तो कैंसर सुने होंगे आप लोग। उसमें उसमें होता क्या है? कैंसर एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसमें अनकंट्रोल नंबर ऑफ सेल डिवीजन होते हैं। मतलब इनफाइनाइट लेवल पे कोशिकाएं बनना स्टार्ट हो जाती है। इनफाइनाइट लेवल मतलब बिना कंट्रोलिंग के एकदम ऐसे कोशिका विभाजन धड़ाधड़ 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 होता ही चला जाता है। तो जिसके क्या होता है? कैंसर का कारण बन जाता है। तो उस कंडीशन में करते क्या? जैसे मान लीजिए आपके लीवर में, मान लीजिए तनिका देर के लिए कि 2-3 लाख कोशिका है। अब 2-3 लाख कोशिका अगर वो धड़ाधड़ 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 बनाते ही चला जा रहा है, 4-5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख बना दिया, तो उस ससुरे वहां पे रुक नहीं पाएंगे। और रुक नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? आपस में टकराएंगे। टकराने के बाद अपने शरीर के अंदर ही क्या करेंगे? एकदम उथल पुथल मचा के रख देंगे। तो वही कंडीशन किसकी बन जाती है? कैंसर की। तो आप लोग सुने होंगे कैंसर के पेशेंट में क्या होता है? कीमियोथेरेपी के द्वारा उनकी सिकाई की जाती है। तो कीमियोथेरेपी में होता क्या है कि जो डॉक्टर होते हैं वहाँ के, वो क्या करते हैं? जो उसके अंदर एक्स्ट्रा सेल्स निर्माण हो गए होते हैं उन सेल्स को क्या करते हैं? वो लोग मार देते हैं। उन सेल्स को क्या करते हैं? मार देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनके क्या होते हैं? बाल वगैरह झड़ जाते हैं। और देखिए एक बात और समझते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन एक दिमाग में आता होगा कि भैया अभी तो हम लोगों ने अभी हमने बताया क्या कि ब्रेन के अंदर तो कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। ब्रेन के अंदर तो कोशिका विभाजन होता नहीं है, तो फिर ब्रेन के अंदर कैंसर कैसे हो जाता है? तो ब्रेन के अंदर कैंसर का हम ब्रेन ट्यूमर बोल देते हैं। बॉडी में हो गया तो कैंसर बोल देते हैं। ब्रेन के अंदर क्या होता है? ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर सबसे तेज कहाँ बोले थे? तो लीवर में। तो यानी कैंसर होने की सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ बन जाते हैं? लीवर में। और सबसे कम कहाँ बनेगा? तो ब्रेन में। क्योंकि ब्रेन में क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता नहीं है, तो सबसे कम चांसेस हैं कैंसर होने के। कहाँ? ब्रेन में। अब ब्रेन के कैंसर को बोला जाता है ट्यूमर। तो सुने होंगे आप लोग ब्रेन ट्यूमर के बारे में। और एक बात और, जैसे जो दिमाग होता है वो न्यूरॉन्स का बना होता है, यानी दिमाग के डॉक्टर को क्या हम लोग बोलते हैं? दिमाग का इलाज करने वाले डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं कि एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि ई ससुरा जब अगर दिमाग के अंदर कोशिका विभाजन होता ही नहीं है तो कैंसर हुआ कैसे हो जाता है? तो उसके बारे में भी हम लोग अच्छा समझते हैं कि जो दिमाग होता है मनुष्य का मस्तिष्क, वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन्स से और गिलियल सेल्स से मिलकर बना होता है। तो 90% हिस्सा उसका कवर करके रखे होते हैं न्यूरॉन्स, और 10% उसका हिस्सा कवर करके रखे होते हैं गिलियल सेल। तो ये 90% जो न्यूरॉन्स है इनमें तो कोशिका विभाजन नहीं होता, लेकिन ये जो 10% गिलियल सेल है इनमें क्या होता है? कोशिका विभाजन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो जाता है। और अगर ट्यूमर होगा तो फिर उसको दवाइयों के द्वारा ठीक किया जाता है। कई बार तो ऑपरेशन किया जाता है। वैसे ब्रेन का ऑपरेशन तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है। तो अब चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट क्या होगा? राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम शरीर का सबसे छोटा अंग होता है। सबसे छोटा अंग, ना कि सबसे छोटी इकाई। अगर शरीर की सबसे छोटी इकाई की बात करेगा तो कोशिका, और सबसे छोटा अंग कौन होता है? तो राइबोसोम। तो यह पाया कहाँ जाता है? तो पाने के पहले हम लोग पादप
और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। तो पादप में सबसे पहले इसे रॉबिन्सन एवं ब्राउन नामक वैज्ञानिकों ने देखा था, और जंतुओं में सबसे पहले इसे देखा था जी पलाडे ने। तो पलाडे ने, और नॉर्मल अगर देखा जाए तो इसकी खोज की किसकी बात की जाती है, तो खोज किसने किया था, तो पलाडे ने किया था, ठीक है, 1953 में। इनमें से भी 1953 में ही देखा था, ठीक। तो इन लोगों ने देखा था। और नामकरण की बात करेंगे तो रॉबर्ट ने किया था। राइबोसोम का नामकरण किसने किया था, रॉबर्ट ने। और पादपों में अगर देखने की बात करेगा तो रॉबिन्सन एवं ब्राउन। और जंतु में सबसे पहले कौन देखा था, तो पलाडे ने देखा था, ठीक। तो राइबोसोम करता क्या है भैया, तो राइबोसोम किसका, पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राइबोसोम बना किसका होता है। तो राइबोसोम का निर्माण राइबोलो न्यूक्लिक एसिड, जिसे आरएनए बोलते हैं, और प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये कार्य इसका होता है प्रोटीन का संश्लेषण यानी उत्पादन करना, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का उत्पादन करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोल देते हैं। कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। कहाँ नहीं पाया जाता, तो कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता है। राइबोसोम कहाँ नहीं पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य में। तो जब हम लोग ब्लड पढ़ेंगे तो वहां जानेंगे कि आरबीसी में राइबोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का विश्लेषण नहीं होता है। अब राइबोसोम भी दो टाइप के होते हैं, अकॉर्डिंग टू सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, यानी अवसादन गुणांक। अभी अवसादन गुणांक क्या है, एक प्रकार का किसी भी चीज़ की मापन पद्धति है। जैसे नॉर्मल चीज़ों में हम लोग मापने के लिए, छोटा या बड़ा मापने के लिए देख के मान सकते हैं, या किसी चीज़ों से लंबाई उम्बाई करके चेक भी कर सकते हैं ना, भैया ये 1 हाथ का है, 2 हाथ का है, 3 हाथ का है, ये छोटका है, ये बड़का है। तो लेकिन सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट एक ऐसा मेथड होता है जिसमें क्या होता है कि लिक्विड यानी द्रव में दो चीज़ों को डाल के देखा जाता है। जो चीज़ पहले नीचे चली जाती है या पहले बैठ जाती है उसको हम लोग बड़ा मान लेते हैं, जो चीज़ बाद में नीचे जाती है उसको हम लोग छोटा मान लेते हैं। तो इस हिसाब से इसे 2 पार्ट में बांटा जाता है। तो राइबोसोम को, तो छोटका वाला क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। छोटा वाला कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में 70s और 80s, यानी बड़ा कहाँ पाया जाता है ये, तो यूकैरियोटिक क्या होता है। अब भैया बायोलॉजी इतना बड़ा टॉपिक मतलब ये कोशिका है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वैसी कोशिकाएं होती हैं जो अत्यंत छोटी होती हैं, और इनमें केंद्रक में क्या होता है, झिल्ली नहीं पाई जाती है। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो थोड़ी इसकी अपेक्षा बड़ी होती हैं, और इनमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक में क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग आगे चल के बहुत बढ़िया से डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग सीधा सीधा यही फोकस करते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि हमारा है 9वां है हमारा केंद्रक। अब भैया केंद्रक क्या होता है, तो कोशिका के ठीक बीच में पाया जाता है। ठीक बीच में मतलब देख लीजिए ये कोशिका है हमारी सेल, तो सेल के ठीक बीच में पाया जाता है केंद्रक। अब केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। अभी केंद्रक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोशिका के अंदर। यह सबके ऊपर कंट्रोल करता है, इसलिए इसको कंट्रोलर बोलते हैं, जो सबके ऊपर कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे हमारी बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर किसका कंट्रोल होता है, हमारे दिमाग का। तो कोशिका का ब्रेन किसको बोला जाता है, तो कोशिका का ब्रेन बोला जाता है भैया केंद्रक को बोला जाता है, क्योंकि यह पूरी की पूरी कोशिका के सभी अंगों को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को भी देखता है कि इसका काम क्या है, ऊर्जा बनाना, तो इसको देखता रहता है कि ऊर्जा बना रहा है कि नहीं बना रहा है, गाल्जी बढ़िया परिवहन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राजधानी बैकुल्स क्या कर रही है, स्टोर कर रही है कि नहीं स्टोर कर रही है जल वगैरह। सेंट्रोसोम का काम क्या था, विभाजन करना, तो सही मात सही विभाजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भी अपना काम सही से कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सबके ऊपर, इस सबसे घर का बूढ़ बुढ़ौता एकदम चचा जान है जो सबके ऊपर नजर रखते हैं, ठीक है। इस सबसे देखता रहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम कर रही है, वो बोलता है कि ठीक से काम करना है तो बढ़िया मारेंगे, ठीक है। अब ये तनिका बुजुर्ग हो जाता है। बुजुर्ग होने का मतलब क्या होता है कि जैसे घर के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, तो बुजुर्ग व्यक्तियों की सलाह से तो सभी का काम करते हैं ना। जैसे इनको सलाह दे देगा भैया तुमको ये करना है, चल तुमको बनाना है, ऊर्जा बनाना है, और तुमको परिवहन का काम करना है, तुमको जल का स्टोर करना है, तुमको कोशिका का विभाजन करना है, और तुमको क्या करना है, राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक तुमको बनाना है प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने के बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं कि भैया बीम उम तैयार करके एकदम ढांचा वाचा मजबूत रखना, ठीक है। अब इनकी चचा की बात अगर कोई नहीं मानता है तो उसके लिए इन्होंने अपना एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हायर किया होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम, जिसको अगले टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि लाइसोसोम क्या होता है, ठीक है। तो केंद्रक ही क्या करता है, कोशिका विभाजन का नियंत्रण करता है। केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो केंद्रक के अंदर जो धागे नुमा पदार्थ होता है या जाल होता है, धागे नुमा पदार्थ का जाल, उसे हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन नाम सबसे पहले किसने दिया था, तो फ्लेमिंग ने दिया था, ठीक।
केंद्रक में 80% प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें और 10% डीएनए पाया जाता है, बाकी शेष अदर पदार्थ पाए जाते हैं। अब केंद्रक के अंदर यानी ये जो केंद्रक है इसके अंदर वह क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर वह क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, जिसके बारे में हम लोग आगे बहुत बेहतरीन से पढ़ने वाले हैं। आगे एक चैप्टर होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में, जीन्स के बारे में। तो अभी हम लोग अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं लाइसोसोम की तरफ, कि लाइसोसोम करता क्या है आखिर में। तो भैया लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो डी डूबे ने की थी। यह सूक्ष्म गोलाकार इकहरी झिल्ली से घिरी एक संरचना होती है। तो लाइसोसोम सबसे खतरनाक होता है, मतलब लाइसोसोम ही क्या करता है, इस सबके ऊपर देखिए, ये तो कंट्रोलर का काम करता है, लेकिन लाइसोसोम ही सबसे काम करवाता है। एक होना चाहिए ना कि सबके सब क्या होते हैं, एकदम घसने टाइप के होते हैं, मतलब काम नहीं करना चाहते, एकदम फुल आलसी टाइप के। तो इनको मार के काम कराने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। इसी के डर से सारे लोग अपना अच्छे से काम करते रहते हैं। जैसे इसके अंदर एक विशेष प्रकार एंजाइम छोड़ता है सबके अंदर, जिसे हम लोग जल अपघटक एंजाइम या हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम करता क्या है, जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है कि ऊर्जा बनाना। अभी ऊर्जा बनाने से अगर मना कर देगा तो इसको बोलेगा चाचा तुम्हारा काम ऊर्जा बनाना है ना, तो ऊर्जा बनाओ। तो ये बोलेगा ना हम ऊर्जा ना बनाई, हमारा मन नहीं बा। तो ये क्या करेगा, इसको पकड़ेगा और पकड़ने के बाद इसके अंदर क्या छोड़ देगा, जल अपघटक एंजाइम छोड़ देगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइमों से क्या होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया मर जाएगा। और ये मर जाएगा ना तो गाल्जी बढ़िया वैक्यूल सेंट्रोसोम ये सब एकदम दौड़ दौड़ के काम करना स्टार्ट कर देगा कि ससुरा हमऊ को मार डालेगा। ठीक है, तो अच्छे से काम करते रहते हैं हम लोग। अब लाइसोसोम की तो बात हो गई। अब लाइसोसोम और देखिए क्या करता है, तो कोशिकीय पाचन का काम करता है। इन सब ये सब जब मर जाते हैं ना, तो मरने के बाद करता है क्या, इन सबको खा के कोशिका को सड़ने से बचाने का काम यह लाइसोसोम करता है। ठीक है, एक कंडीशन और बनती है, देखिए ई चिल्लाया कि हम काम नहीं करेंगे, तो ई एकरा का मार के एकदम बढ़िया से खत्म कर दिया। तो बाकी लोग इस तरह डर से काम करने लगे। अब मान लीजिए किसी दिन इन लोगों के अंदर इंकलाब की भावना जाग जाए। इंकलाब की भावना जागने का अर्थ होता है मतलब यह भी एक ही प्रकार से चिल्लाए, यह भी उसी सुर में चिल्लाए, ये भी चिल्लाए, ये भी सब सुर सारे का सारा मिल के आपस में एक ही सुर में चिल्लाना स्टार्ट कर दें कि इंकलाब जिंदाबाद, अब हम काम नहीं करेंगे। ये बोले हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, ये बोलेंगे हम परिवहन नहीं करेंगे, ये बोलेंगे हम पनिया नहीं स्टोर करेंगे, विभाजन नहीं करेंगे, हम प्रोटीन नहीं बनाएंगे। तो लाइसोसोम बोलता अरे ये तो बड़का समस्या हो गया। तो इसी कंडीशन में क्या करता है, बोलेगा ठीक है भैया तुम लोग इंकलाब कर रहे हो, आओ सबको बढ़िया बताते हैं। तो ये करता क्या है, खुद को फाड़ लेता है। ऐसी कंडीशन में करता क्या है, खुद को फाड़ लेता है। तो खुद को फाड़ने का मतलब आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या सुसाइड बैग भी से बोला जाता है, आत्महत्या की थैली, एटम बम, दोनों सभी चीजें इसी को बोली जाती हैं। तो ये करता क्या है, खुद को फाड़ लेता है और फाड़ने के बाद इतनी भयानक मात्रा में जल अपघटक एंजाइम रिलीज करता है कि इन सबको निपटा देता है। तो सबको निपटाने के बाद क्या होता है, पूरी की पूरी कोशिका क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए कबो कबो कोनो कंडीशन में अगर कोनो हुमच के मारा है आपके हाथ पे, तो हाथ पे मार दिया, कहीं भी मार दे पैर वगैरह पे, तो देखिए एकदम काला काला पड़ जाता है, करिया करिया दाग धब्बा टाइप का होता। कैसे है कि वहाँ का लाइसोसोम मर जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोशिका है, वैसे खींच के मारे इसको, और खींच के मारने पे होगा क्या कि लाइसोसोम ही मर गया। तो लाइसोसोम मारेगा द बकलोल हम ही का मार दिया, तो लाइसोसोम क्या बोलेगा भैया हम ही का मार दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ई जब मर जाएगा तो ई सब भी मर जाएंगे। ई सब मर जाएंगे तो काफ़ी दूर में मर जाएंगे। मान लीजिए इतने दूर के लाइसोसोम मर गए। अभी जैसे हमारा बॉडी पार्ट का एक हंगा, इसी पे डंडा लेके हम एक जगह खींच के मारे, तो यहाँ जितना दूर ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है ये यहाँ तक का लाइसोसोम मरा था, काला काला हो गया। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि गर्म पानी लेकर आप कपड़ा उपड़ा लेकर जब सिकाई करते हैं तब वो ठीक हो जाता है कुछ दिनों बाद। तो होता क्या है, देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, सिकाई करेंगे इसको अच्छे से, तो आसपास जो बगल की कोशिकाएं होंगी ना, बगल बगल की कोशिका के लाइसोसोम सब निकल निकल के झांकेंगे कि क्या बवाल हो गया है यहाँ पे। तो वो सब देखेंगे कि अरे यहाँ पे तो बहुत लोग मर गए हैं। तो मरने के बाद क्या होगा, इन सारी कोशिकाओं को निपटाने वाला काम कौन करेगा, लाइसोसोम ही करेगा। तो लाइसोसोम यहाँ पास पास के लाइसोसोम होंगे, ये अपने कोशिका के अंदर देखेंगे कि यहाँ पे तो सब ठीक चल रहा है ना। अगर सब ठीक चल रहा है तो ये क्या करेंगे, इसके ऊपर इसे तनी तनी छिड़क देंगे, तनी तनी छिड़क देंगे। तो आसपास वाले सब छिड़क छिड़क के इसको खत्म कर देंगे। और फिर कोशिका विभाजन के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से नए प्रकार के नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा और वो जो कालापन होगा वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो अब एक इंटरेस्टिंग बात यानी नोट करने वाली बात होती है कि आरबीसी जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसीलिए रेड ब्लड सेल्स कहाँ जाके मर जाती हैं, तो स्प्लीन यानी प्लीहा या तिल्ली में जाके मर जाती हैं वो लोग। ठीक है, लाइसोसोम के अंदर आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए जो हमारी रेड ब्लड सेल होती हैं वो सभी स्प्लीन यानी प्लीहा या तिल्ली में जाके मर जाती हैं। ठीक है, तो आज तक के इस वीडियो अभी तक के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके आगे वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।